22 फरवरी 2020 को स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर का पेपर लिया था। कैटेगरी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी पेपर का हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं और फटाफट रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन हैं वो हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चन पिछले सेट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इजी सेट है। तो देखिए, उत्तम का पर्याय नहीं है। उत्तम का पर्याय नहीं है। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम का अर्थ होता है मुख्य, उत्तम का अर्थ होता है प्रधान। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो आंसर क्या होगा? योग्य। योग्य उत्तम का अर्थ नहीं होता है, इनके उत्तम का पर्याय नहीं है क्या? योग्य। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। साधारण का विलोम क्या है? साधारण का विलोम असाधारण होता है। क्वेश्चन है, दांत कटी रोटी होना। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दांत कटी रोटी का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता होना। क्या होता है? घनिष्ठ मित्रता होना। तिथियों शब्द का सही एक वचन बताइए। तिथियों शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो सही एक वचन क्या होगा इसका? तिथि। और मात्रा का ध्यान रखेंगे, दोनों ही मात्रा क्या आएंगी? छोटी आएंगी। लिपि शब्द का सही एक वचन, लिपि शब्द का सही बहुवचन चुनिए। लिपि शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो लिपि, लिपियां, और या पीछे या के ऊपर ये देखिए अंक की मात्रा भी आएगी। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है डिलीशियस का। डिलीशियस का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो डिलीशियस क्या होता है? टेस्टी होता है। क्या होता है? टेस्टी होता है। एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि काफी बार ये रिपीट मैं करा चुका हूं। डिफिकल्ट का आपको अंटोनियम बताना है। डिफिकल्ट का क्या बताना है? अंटोनियम बताना है। तो डिफिकल्ट का अंटोनियम क्या होगा? इजी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप देख पाते हो कि बोर्ड आपसे काफी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया करता है। और ये आप देखिए, ये यहाँ पे आपको ईडियम दिया हुआ है। तो ये ईडियम अगर आप ध्यान से देखोगे, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, ये कितनी बार रिपीट हुआ है? आप अगर आपने पिछले सेट अगर पढ़े हैं तो आपको अनुभव होगा इस बात का कि कितनी बार ये हम रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग सिक, यानी कि बीमार महसूस करना, यानी कि कमजोर, थकावट, यानी कि पिछड़ा अपने आप को महसूस करना। क्या होता है? अंडर द वेदर, यानी कि किसी काम में अपने आप को पीछे महसूस करना, यानी कि कमजोर आंकना, अपने आप को कमजोर आंकना। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा हूं परंतु मेरा जो एग्ज़ाम है वो पास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक कमज़ोर विद्यार्थी हूं। तो आप अपने मन से धारणा निकाल दो कि आप एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं। लगन से, निष्ठा से और तो अगर तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप यकीन मान सकते हो कि ज़्यादा लंबा कोर्स हरियाणा स्टाफ सेशन का नहीं हुआ करता है। ये केवल और केवल 60-70 दिन में आप पूरे सिलेबस को ईजिली कर सकते हो। पुराने पेपर का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पुराने पेपर अभी तक नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो और फटाफट रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। स्टार्टिंग, इसको आपको क्या करना है? वर्ब की इस फॉर्म को आपको सही से फिल करना है दोबारा। ग्रामेटिकली क्या करना है? इसको करेक्ट कर देना है। If I starting walking at 8 o'clock, if I starting walking at 8 o'clock, I will be able to reach school before the bell rings. जब घंटी बजती है, देखो अगर मैं 8 बजे चलना शुरू करता हूँ, if I starting walking at 8 o'clock, यदि मैं 8 बजे चलना शुरू करता हूँ तो स्कूल में घंटी के बजने से पहले ही पहुँचने में कामयाब हो जाता हूँ। इसका मतलब किसका टेंस है ये? इसका मतलब ये प्रेजेंट का टेंस है। किसका टेंस है ये? प्रेजेंट का टेंस है, यानी कि क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आई दिया हुआ है और आई के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है? एस या एस जुड़ जाया करता है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। फिर से, प्रिया स्लीप फॉर 3 hours व्हेन वी रीच। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रिया स्लीप फॉर, देखो क्या दिया? फॉर 3 hours व्हेन वी रीच, जब हम पहुंचेंगे, जब तक हम पहुंचेंगे।
क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म है व्हेन वी रीच, जब तक हम पहुंचेंगे प्रिया को सोए हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? 3 घंटे हो चुके होंगे, 3 घंटे हो चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्वेश्चन की भावना में खो जाया करो। अगर आप क्वेश्चन की भावना में खो जाते हो तो आपको आंसर सामने ही नजर आया करते हैं। और आप वीडियो की भावना में खोने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो क्या होगा यहाँ पे? विल हैव बीन स्लीपिंग। क्वेश्चन है आपका जनरल नॉलेज का। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य ने कौन सी वस्तु जमा की थी जो उत्तर पश्चिमी भाग के लिए महत्वपूर्ण थी? तो आंसर क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र। ये किसकी पुस्तक है? ये चाणक्य की पुस्तक है, कौटिल्य जिसको आप जानते हो। मौर्य ने कौन सी वस्तु जमा की थी जो उत्तर पश्चिम भाग के लिए महत्वपूर्ण थी? कंबल। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिमी जो भाग है, उत्तर का जो देखो ये उत्तर का जो भाग है ये वाला भाग, और इसका जो पश्चिमी भाग है ये क्या है? ये ठंडा इलाका होता है, इसलिए उसने क्या जमा किए थे? कंबल जमा किए थे। क्वेश्चन है आपका 12। 2019 में किए गए एक भ्रष्टाचार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे वरिष्ठ है? तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के पोर्शन से पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की ताकत बिल्कुल कम रखते हैं, क्योंकि अब इसका जो लेटेस्ट डाटा होगा आपको वो चेक कर करके एग्जाम में जाना। मैं पुराने पेपर पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन की बारीकी से नॉलेज हो जाए कि एग्जामिनर करंट के क्वेश्चन किस टाइप के पूछा करता है, ताकि आप उनको अपडेट करके जाओ। क्या करके जाओ? अपडेट करके जाओ, ताकि वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप बड़े आराम से 1 नंबर का फायदा उठा पाओ। मैंग्रोव जंगलों में कौन सा विख्यात प्राणी पाया जाता है? मैंग्रोव जंगलों में कौन सा विख्यात प्राणी पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पे पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये आदमखोर होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन लेंगे आपका 15। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितने मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितने मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। 7वें अधिकार को वापस ले लिया था, जो किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। उसको क्या कर लिया था? वापस ले लिया गया था। और आपको कमेंट करना है कब इसको वापस लिया गया था। 2019 साल में किसे पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार दिए गए? आंसर है बजरंग पुनिया। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो इस टाइप के आप क्वेश्चन है उसको 2020 के लिए अपडेट करके जाएंगे। 2021 में अगर एग्जाम होगा तो 2021 में, 2022 में एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अपडेट करके जाया करो। इनको अभी रटने का कोई फायदा नहीं है। अभी अगर आप रटोगे तो कोई फायदा नहीं निकालोगे। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिसने कैबिनेट को 3-3, 4-4 बार रट लिया? कैबिनेट जो होती है आपकी, ठीक है, कैबिनेट को कितने बच्चे हैं जिसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बार बार रटे हैं? आपका जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन है, आपके सीईओ होते हैं बड़ी बड़ी, तो बहुत सारे ये आपने कितनी बार रटे? आप एक बार मेरे को बताना कि आपने कितनी बार अपडेट किए है। क्वेश्चन है गांव के छात्रों को उनके सहयोगी कार्य के लिए शहीद पुलिसकर्मियों के नाम से शौर्य पुरस्कार के तहत कितनी रकम दी जाती है? तो ये क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो ये आप 11,000 रुपये की ये राशि दी जाती है। और ये अपडेट आपको चेक करके एग्जाम में बिल्कुल जाना है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप इंपॉर्टेंट टैग लगा सकते हो। शूटिंग के लिए टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब तक नया ओलंपिक नहीं होगा ये क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर में ही काउंट होंगे। तो याद रखेंगे मनु भाकर ने क्या किया था ओलंपिक 2020 के लिए, जो कि कहाँ हुए थे? टोक्यो, ठीक है। उसके लिए क्या किया था? शूटिंग के लिए क्या किया था? प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन लेंगे आपको, हरियाणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि कियोस्क का उद्घाटन किया ताकि किसानों को परियोजनाओं और दावों संबंधी जरूरी जानकारी मिलने में मदद होगी। यह कृषि कियोस्क कौन सी परियोजना के तहत आता है? देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई जितनी भी आपकी योजनाएं हैं आप उनको रख लो अपने पास और रट लो।
ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री की जितनी भी आपकी स्कीम हुआ करती हैं आप इनको रट लो। एग्जाम आने से पहले एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बना के भी दूंगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के कितने जिले आते हैं? एनसीआर में कितने जिले आते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 14 आपके इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंट किए जाते हैं। हरियाणा का कौन सा नृत्य कृषि लोक नृत्य से संबंधित है और बसंत ऋतु में किया जाता है? हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो कृषि लोकगीत से संबंधित है और काम ये वसंत ऋतु में किया जाता है? आंसर क्या है? फाग नृत्य है। फोक डांस के ऊपर खूब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक काम करने वाले व्यक्ति कौन है? क्या क्वेश्चन है? सबसे लंबी अवधि तक काम करने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल रहा है चौधरी बंसीलाल का। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको पुराने पेपर जरूर से जरूर पढ़ के चलना चाहिए। अब देखो यहां अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, देखिए इसके ऑप्शन देखिए, तो जरूर एग्जामिनर क्या करेगा, बहुत सारे बच्चों से एक मार्क्स क्या कर लेगा, वो छीन लेगा। एग्जामिनर के ये दाव पेज होते हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी रहता है कि एग्जामिनर के दाव पेज में बिल्कुल नहीं फंसना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल करना है, ताकि अब की बार आप क्या करो, परचम लहराओ किसका? नौकरी का। अब की बार आप ऑफिसर बन के दिखाओ और हमारे चैनल का और अपने माँ बाप का नाम भी आपके साथ साथ में रोशन जरूर करो। तो यहाँ पे देखिए सेक्रेड फिग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेक्रेड फिग दिया हुआ है। यानी कि ये सेक्रेड फिग का मतलब क्या होता है? ये आपको जो पीपल के बारे में जो बात की गई है, ये उसी को यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको एग्जामिनर दिया है। तो बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, एक बार मैंने कलर के एग्जाम में देखा था और उसमें क्या हुआ था कि जैसे ये जो भैंस होती है, तो भैंस अनुसंधान के अंदर उसने पूछा था, भैंस अनुसंधान के अंदर उसने पूछा था, लेकिन क्या बोल दिया उसने कि बफेलोज बुफलोज, ये बोला था बुफलोज बुफलोस बुफलोस अनुसंधान के अंदर कहाँ पर है? तो 30 बच्चे मेरे सेंटर से वहाँ पे गए थे, केवल 2 बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आए थे, बाकी सबका क्वेश्चन क्या मिला था? गलत मिला था। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भीड़ की छटनी एग्जामिनर छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी कर लिया करता है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? सेक्रेड फिग, याद रखेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम कौन सा उद्यान समर्पित किया गया है? तो चौधरी देवीलाल के नाम से कौन सा उद्यान समर्पित किया गया है? ये किया गया कौन सा? ये किया गया है रुद्राक्ष वाटिका। कौन सा? रुद्राक्ष वाटिका। अब ये देखिए ची क्या है? ये ची क्या है? आपने शादी कार्ड पे देखा होगा कि ची, ठीक है, और ये सो ऐसे देखा होगा। अब ये वो वाला ची नहीं है, चिरंजीवी जो होता है, सौभाग्यवती जो होता है। अब ये देखो CH लिखा हुआ है कि चौधरी देवीलाल लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? चौधरी ऐसे आना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप किया करता है और फिर गूगल से उसको क्या करता है, हिंदी वर्जन में फॉरवर्ड कर देता है। तो अब आप ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें कि जब आप थोड़ा सा अलग महसूस करें, ऐसा महसूस करें, तो इंग्लिश वाले पोर्शन पर एक बार जरूर नज़र लगाएं, ताकि आपका एक नंबर बिल्कुल बच सके। और एक नंबर पे लाखों बच्चों की भीड़ भाड़ होती है, आप एक नंबर को कभी हल्के मत समझना, एक एक नंबर से यह पेपर पास हुआ करता है। हरियाणा के लोगों द्वारा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा का चुनाव कीजिए। हरियाणा के लोग कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं? हरियाणा के लोगों के द्वारा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हरियाणवी है, हालांकि इसको भाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने भाषा बोला है तो मानना ही पड़ेगा। हरियाणा की अक्षत्रिय भाषा खालिस्तान की भाषा से उत्पन्न हुई है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से आई है? आर्यन भाषा की उत्पत्ति है ये। और पुराने पेपर पढ़ लेने, यानी कि जो बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं ओरिजिनल सेट, उनको पढ़ने से आपको एक फ़ायदा और मिलता है कि जो वहाँ पे आंसर किया गया, अगर आपको वो आंसर याद है, आप मार्क कर पाते हो, तो आपको चैलेंज मिल जाता है करने के लिए, अगर एग्जामिनर आपका आंसर क्या करता है, गलत कर देता है तो। क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग आंसर रखते हैं और एग्जामिनर आंसर कुछ और माना करता है। हरियाणा के उस साहित्यिक व्यक्ति को चुनिए जिन्होंने पहला राज्य कवि माना गया था। तो काफी बार पढ़ चुके हैं। पहला राज्य कवि कौन है? पहला राज्य कवि उदय भानु हंस है। कौन है? उदय भानु हंस है। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? क्या पूछा है? मौसमी नदी कौन सी है? और क्या ये मेन यानी कि प्रमुख, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। कौन से मुख्य
नस्ल की भैंस हरियाणा में पाई जाती है और उसकी शान है। हरियाणा में कौन सी मुख्य नस्ल पाई जाती है? मुर्रा नस्ल हरियाणा में पाई जाती है और ये हरियाणा की क्या है? शान कही जाती है। दिसंबर 2017 तक कैबिनेट मंत्री हैं और हरियाणा के 9 विभागों के प्रभारी हैं। अच्छा, अब आप बताइए, ये क्वेश्चन अगर आप रटोगे तो क्या फ़ायदा निकालोगे? मेरी बात बताओ। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करो, हमेशा ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल भी नहीं होंगे। कैबिनेट के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि आप अभी इन क्वेश्चनों को न पढ़ें। एग्जाम में जाने से एक हफ्ते पहले कि आप स्टडी बनाओ कि लास्ट के जो 10 डेज आपको मिलेंगे उसमें आपको क्या करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हो, मैं आपको वीडियो बना करके रिकमेंड कर दूंगा कि आप लास्ट के 10 दिन की, यानी कि जब एग्जाम होगा उसके पहले 10 दिन आपको क्या काम करना, ताकि आप 5-6 मार्क्स और ज़्यादा उठा पाओ जितने की आप उठाने की ताकत रखते हो। 2009 से 14 के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन है आपका जो बार बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये पूरा कार्यकाल दिया हुआ है। इस कार्यकाल को आपको पता ही है। तो ये कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। जो सीएम रहे हैं, हमारे सीएम जितने भी हमारे प्रीवियस सीएम रहे हैं, उनका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, उनका कार्यकाल आपको पूछा जा सकता है। तो जितने भी सीएम रहे हैं हमारे पूर्व में, सबके आप कार्यकाल याद रखेंगे। उनकी आपको डेट टू डेट पूछी जा सकती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है एग्जाम में। मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि दूसरे मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताइए, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, उसमें पीछे छूट जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 32 को 2016 में हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया। जब तक नया जिला नहीं बनेगा, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आपका माना जाएगा, चाहे ये कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए। तो चरखी दादरी कब बना था? 2016 में बना था। हरियाणा का 22वां जिला। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट जरूर ही होता रहेगा। किस जिले में कवि भाई परमानंद भूदान आंदोलन में शामिल थे? किस जिले के कवि, देखो अभी कवि भी मात्रा कौन सी लगा रखी है। अब आप बोलोगे सर गलत है, क्योंकि गलत नहीं है, यहाँ पे पोइट देखो, यहाँ पे पोइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब चलेगा। और आप इसको जब आप पढ़ोगे एक नज़र में तो पढ़ने में चूक हो जाती है। कई बार मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे से बार बार में चूक क्यों होती है, क्योंकि ये लैंग्वेज क्या है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज करने लग जाती है दिमाग को। किस जिले के कवि भाई परमानंद भूदान आंदोलन में शामिल हैं? तो भाई परमानंद का संबंध किससे है? हिसार। अब ये देखो, हिसार की स्पेलिंग यहाँ पे फिर से मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आएगा। तो भाई परमानंद का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन से। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते थे हिसार से। हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए परियोजना शुरू की है, उसका नाम क्या है? हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए पौधागिरी अभियान परियोजना शुरू की है। क्या? पौधागिरी। अब देख देखो, पौधगिरी लिखा हुआ है, तो क्या शुरू किया है? पौधागिरी अभियान शुरू किया है। क्या शुरू किया है? पौधागिरी अभियान शुरू किया है। किसके लिए? ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। ग्रीन कवर क्या है? ग्रीन कवर का मतलब हरियाली, जिससे क्या होगा? प्रदूषण कम हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा प्रयोग सही नहीं है? तो कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पता है कि इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं, नारदक कहा करते हैं, इसको ब्रह्म अक्षेत्र भी कहते हैं। बमनोली, यहाँ पे जो बामनोली लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है? इसके साथ में टैली नहीं होता। रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, सदाबहार क्वेश्चन है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला मूलभूत कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला मूलभूत काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है, प्रक्रिया यानी कि ऑपरेटिंग जो होती है उसको मैनेज करता है, और फाइल को भी मैनेज करता है, जबकि लाइन को मैनेज करना ये इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखेंगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। क्वेश्चन को देखेंगे 38वें को, इनमें से कौन सी सब सिस्टम डेटा स्वीकार का प्रोग्राम करती है और व्यक्तिगत परिणाम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस को भेजती है? देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि कौन सी सब सिस्टम
डेटा स्वीकार कर प्रोग्राम करती है, यानी कि डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद क्या करती है, प्रोग्रामिंग करती है। और प्रक्रियागत परिणाम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस को भेजती है। नाम क्या है, इनपुट और आउटपुट। क्वेश्चन है 39, जब हम चाहते हैं कि पाने वाला या पाने वालों को यह पता न चले कि इस ईमेल की कॉपी किसी अन्य एक या अधिक व्यक्तियों को भी भेजी जा रही है, तो हम कौन सा हेडर ईमेल में प्रयोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए कौन सा हेडर ईमेल के लिए प्रयोग करते हैं, BCC, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, असंगत का चुनाव करना है। 50, 122, 197, 290, 361। तो ओड फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर की सीरीज बिल्कुल भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है। तो अभाज्य संख्या है 197, तो आंसर क्या लगाएंगे, 197। कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो मूस का संबंध किससे है। कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो मूस का संबंध किससे है। ये आप इस टाइप के क्वेश्चनों को, रीजनिंग की आपके पास कोई बुक होगी, उस बुक से आप अच्छे से तैयार कर लो। जो ये इस टाइप की एनालॉजी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही HSC के पेपर में। और अगर आप बैंकिंग या किसी दूसरे एग्जाम में जाओगे तो यहाँ से इस चैप्टर से 5 से 7 क्वेश्चन आराम से आपसे पूछे जाया करते हैं। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे, एनालॉजी। इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होते हैं, गलत होने की ताकत बिल्कुल रखते हैं। तो मूस का संबंध किससे है, नॉर्वे से है। तो 42, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा करना है सीरीज को, 23, 47 और फिर यहाँ पर डैश दिया हुआ है 119, 167। ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि क्यूब और आपके स्क्वायर या मल्टीप्लाई या डिवीजन की कोई सीरीज नज़र नहीं आती है, इसका मतलब ये गैप सीरीज होगी। तो यहाँ से हम गैप उठाना एक बार शुरू करेंगे। तो गैप कितना होगा, 17 में से 9 गए तो 8 और ये बच गए कितने, 4। और यहाँ पे गैप कितना है, 7 में से 3 गए 4 और ये 24। यहाँ पे 24 का गैप है। तो एक गैप मुझे यहाँ चाहिए और एक गैप फिर मुझे यहाँ चाहिए, 2 गैप चाहिए। यानी कि 24 और 48 तक मेरे को 2 पॉइंट के गैप चाहिए। तो अगर मैं देखूँ कि ये 12 चौका 48, 12 तिया 36, एक ही आएगा। तो उसके नीचे जाऊँ तो 8 तिया 24 और फिर 8 चौका 32 और 8 पाँचे 40, 8 6 48। तो अब मैं देखूँ तो 7 और 2 9, कई ऑप्शन में नज़र आ रहा है 7 और 2 9 और 3 और 4 7। फिर आगे देखूँ कि 9 के 9 और 9 7 और 4 11, बिल्कुल सही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज़ क्या है। सीरीज़ आपकी एक गैप की सीरीज़ है। पहले आप इन दोनों का चुनाव करके गैप निकालें, फिर यहाँ से आप गैप उठाएं और फिर आपको पता है कि एक गैप यहाँ चाहिए और एक गैप यहाँ चाहिए। तो ब्रेक करेंगे इसको, 8 तिया 24 और 8 चौका 32, 8 पाँच 40। और इस तरीके से क्या होगी, हमारी सीरीज़ कंप्लीट होकर के आ जाए। गैप सीरीज़ ईजी होती है, ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं होती करने में। तो थोड़ा सा अभ्यास आप कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन, ये मैंने पहले किसी सेट में क्वेश्चन पढ़ा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गलत हुआ करते हैं। देखो क्या बोला है, SCIENCE को UEKGPEG लिखा जाता है। तो EJKNFTGP को ए से लिखा जाएगा। देखो उल्टा क्वेश्चन है ये, क्या ये रिवर्स ऑर्डर है। देखो क्या क्वेश्चन है, किसी कोड में इसको ये लिखा जाता है, किसको, इसको ये लिखा जाता है। ध्यान से समझेंगे, किसी एक कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो कौन से शब्द को ए से लिखा जाएगा। यानी कि पे कोई शब्द होगा जिसको क्या करना है, ए से लिखना है। क्या करना है, ए से लिखना है। बात को समझें। अगर आप उल्टा जाओगे तो आपको ऑप्शन में वो भी मिलेगा, अगर आप उल्टा जाओगे तो ऑप्शन में आपको वो भी मिलेगा। आंसर यहाँ पे 1 नंबर लेता है एग्जामिनर, आपका ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं इसलिए जोर लगा के आपको बता रहा हूँ ये बात कि आप रीजनिंग की भावनाओं को समझें। रीजनिंग क्या करती है, आपसे लेने की ताकत रखती है मार्क्स, ध्यान रखेंगे। इजी करके बच्चे छोड़ देते हैं। मैं आपसे बोलूँ एक बात, मेरी बात को आप बड़े प्यार से समझना। 1 मिनट लेना चाहूँगा आपकी, कि मैथ का आपके जो पेपर में कितना वेट है, 7 से 10 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन। रीजनिंग का कितना वेट है, रीजनिंग का कितना वेट है, तो रीजनिंग का भी सेम वेट है ना। तो आप रीजनिंग को कितना टाइम देते हो और मैथ को कितना टाइम देते हो, बात का तो अंतर यहीं से हो जाएगा कि कौन बच्चा
फेल होने के कगार पे है और कौन बचा पास होने के कगार पे। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता तो पीछे क्यों पड़े हो, पहले रीजनिंग को तैयार करो। बच्चे मेरे से मैथ पढ़ते हैं, बोलते हैं सर मैथ नहीं बनता, रीजनिंग बन गई क्या आपसे? तो पहले आप रीजनिंग को फोकस करो, मैथ अपने आप पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा। ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ज्ञान का भंडार दुनिया में पहले से भरा पड़ा है। तो इसको ये लिखा गया है तो इसको किसको ये लिखा जाएगा, यानी कि पीछे आना है। तो अब देखेंगे पीछे कैसे आएंगे। तो यू कितने पे होता है, यू होता है 21 पे। यू कितने पे होता है, यू होता है 21 पे। यू कितने पे होता है, यू होता है 21 पे। और एस होता है 19 पे, यानी कि पीछे 2 का गैप है। तो एक बार चेक करेंगे, ये ई आपका 5 पे है, 2 का गैप मानेंगे 3 चाहिए, यानी कि शुरू में क्या चाहिए, सी चाहिए। तो ए ऑप्शन में शुरू में सी है, बाकी कहीं सी नजर नहीं आ रहा है, तो आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 44। यहाँ पे आपको भाग दिया हुआ है और यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है। तो पहले आप इसको मन मन में भाग कर लो और फिर इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 22 चौका 88, 22 चौका 88, बच गए कितने, बच गए 3। और फिर 22 से कम 22, बच गए कितने, 35 में से 22 गए कितने बच गए, 35 में से 22 गए कितने बच गए, 13 बच गए। और पीछे आ गया 2, 132, 22 का 132, 416 आ गया। 416 में से क्या करेंगे, 327 को माइनस करेंगे। तो 16 में से 7 जाएंगे, 9 देखेंगे कहीं 9 नजर आ रहा है, तो ए की जगह 9 है, आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, किसान ने एक गाय को 15,000 रुपये में बेचा और 50% का लाभ हुआ। 50% का लाभ का मतलब क्या है, 1/2, यानी कि 2 रुपये अगर सीपी है तो 1 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। बात को समझना, यानी कि 2 रुपये का सामान कितने बिक गया, 1 रुपये प्रॉफिट के साथ 3 रुपये में बिक गया। कितने बिक गया, 3 रुपये में बिक गया। समझ रहे बात को, 50% का लाभ हुआ, मतलब 2 रुपये का सामान कितने बिका, 3 रुपये में बिका। और ये क्या बोल रहा है, उसने 15,000 में बेचा। कितने बेचा, 15,000 में बेचा, यानी कि 3 की जो वैल्यू कितनी है, 15,000 है। तो 3 पंजे 15, 5 गुना है, तो 2 पंजे क्या करेंगे 10, और ये 3 जीरो भी क्या करेंगे पीछे चिपका देंगे। बेस्ट तो यही रहता है कि आप क्वेश्चनों को ऐसे ही करो, नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 50% का लाभ हुआ है, मतलब ये 150% है। कितना है, अगर आपको मन मन में क्वेश्चन करना है तो 150% करना है। इसका मतलब इसके 150 में 50% हमारा प्रॉफिट है और 100% हमारा क्या है, वो हमारा सीपी है, मूल लागत है। यानी कि इसको हमको 150 को 3 पार्ट में बांटना है। 150 कितने पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है। तो 50 दिया 150, तो 50 हमारे और 100 सामने वाले यानी कि सीपी के। तो मेंटली तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है 46। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइकिल की कीमत 10,200 रुपये है। कितनी है, 10,200 रुपये है। कितनी है, 10,200 रुपये साइकिल की कीमत है। यदि मूल कीमत को यानी कि मूल्य को 15% घटाया जाए, यदि मूल कीमत को यानी कि मूल्य को 15% घटाया जाए, नई कीमत क्या होगी। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का एक बार मैं जूम करना चाहूँगा। ये देखो, मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा ताकि स्पेस हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा आसानी से आ जाए। अब देखो 10,200 रुपये साइकिल की कीमत दी है और 15% क्या बोला, 15% बोला कम कर दो। क्या कर दो, कम कर दो। 15% की मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कि अगर सीपी हमारा 20 रुपये है, सीपी हमारा कितने रुपये है, 20 रुपये का अगर सीपी है, तो क्या कर दो उसको आप 3 से माइनस कर दो, 3 से माइनस कर दो। यानी कि नया सीपी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा और पुराना सीपी कितना हो जाएगा, ये 20। अब देखो 20 की वैल्यू कितनी दी है, 20 की वैल्यू दी है 10,200। कितनी दी है, 10,200। कितने गुना है ये आपकी 51 गुना। कितने गुना है, 51 गुना है। कितने गुना है, 51 गुना है। तो 17 को 51 गुना करेंगे तो 17 एकम 17। अब ऑप्शन पे आप चले जाओ, ऑप्शन से काम आपका बन जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कैलकुलेशन बिल्कुल चाहा नहीं करता है, थोड़ा सा सोल्व करते ही आपके आंसर मैच होना शुरू हो जाया करते हैं। तो देखिए आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बताई है कि 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 20 की वैल्यू कितनी है, 10,200 है, इनके 51 गुना है। तो इसको भी 51 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो 17 एकम 17। लास्ट में एक की जगह 7 नजर आ रहा है, तो आंसर मार्क करेंगे, निकल जाएंगे।
क्वेश्चनों को करने के 50 तरीके होते हैं, लेकिन आप वो अप्रोच लगाओ जो, अब ये देखो कितना, एक बार ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे, कितना प्यारा क्वेश्चन सामने आ गया है। ऐसे क्वेश्चन की मैं तलाश करता रहता हूँ हमेशा। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को आपने कहीं मैथ पढ़ा होगा, तो बड़े बड़े मैथमेटिशियन बताते हैं कि जब आपको रेशो दिया जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही करा करो। किसे करा करो? ऑप्शन से ही करा करो। मैं खुद भी बताता हूँ ये बात कि आप किसे करो, ऑप्शन से करो। अब ये देखो, मैं यहाँ देखूँ कि 12 दूनी 24 नहीं कट रहा, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। 12 दूनी 24 नहीं कट रहा, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो, 12 दूनी 24 और 12 5 60, ये आंसर हो सकता है। 8 एकम 8 0 की 0, ये आंसर हो सकता है। अब ये देखो, 12 एकम 12 बच के 10, 12 निमा 108, आंसर यानी कि हो सकता है। अब ये देखो, 8 एकम 8 बच के 7, 8 निमा 72, यानी कि ये आंसर भी हो सकता है। यानी कि अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो अब हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, सी आंसर हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। तो बेहतर होता है कि एक बार आप ऐसी नज़र दौड़ा लेनी चाहिए, और फिर अगर बात नहीं बनती है तो एक बार आप फोकस करें क्वेश्चन के ऊपर। तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 की वैल्यू कितनी दी है? 3,800 रुपये। तो एक 20 की वैल्यू कितनी दी है? 3,800 रुपये। तो एक जीरो से तो एक जीरो काटेंगे, और ये कितने गुना हो गया? 19 गुना हो गया, जीरो भी लगा देंगे बाद में। तो 19 गुना करना है आपको। अब 12 को 19 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, ये आ गया, और इसको 19 से करेंगे तो 19 8 152 आ गया। तो देखो, क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम लगता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने में आप अगर मेंटली देखोगे तो देखो, मेरे साथ साथ करके देखो, 12 और 8 20 करके देखो। मेंटली करने की कोशिश किया करो, प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी। जैसा खुद को बनाओगे आदत आपकी वैसी बन जाएगी। एक बात, एक सेकंड लेना चाहूँगा आपकी। आप अगर रफ कॉपी पे काम करते हो और आप क्वेश्चनों को पूरा लिख लिख करके पूरा बनाते हो, तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी एक आदत हो गई है। समझ रहे बात को? एग्जाम में भी आप क्या करोगे? ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करके देखोगे, बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप रफ कॉपी पे इस आदत को न बनाएं। आप भले ही क्वेश्चन दिन में 5 सोल्व करें, लेकिन उनको मन से सोल्व करने की कोशिश करें। जब तक संभव न हो आप पेन का प्रयोग न करें। यहाँ पे देखो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। 12 और 8 कितने हो गए? 12 और 8 हो गए 20। तो मन मन काट दिया कि 0 से तो 0 कट गई। अब 380 बराबर किसके है? 2 के है। अब 380, अब 0 को छोड़ दो। 38 बराबर किसके है? 2 के है। तो 38 बराबर 2 के है, तो 1 किसके बराबर होगा? 19 के। यानी कि ये सारे किसके मल्टीप्लाई होने चाहिए? अब 19 से गुना करना है इनको। तो इसको तो 19 से गुना करना थोड़ा मुश्किल है, पहले इसी को गुना कर लेंगे। 19 8 152। देखेंगे कहीं ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है, बिना देखे आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन 48 है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन, ये साइंस का क्वेश्चन है। एक चीज यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति में है, तब ऐसा कहा जाएगा कब? जब एक चीज समान समय अंतराल में पूरा करती है। ये आपका इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यह भी कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिस दो बच्चे सही आंसर बताएंगे उसको मैं एक साइंस के नोट्स की PDF फाइल फ्री देने वाला हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट कहते हैं। क्वेश्चन लेंगे 50, टिश्यू के अभ्यास को कहा जाता है। ऊतक के अभ्यास को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। अगर आप इस पे थोड़ा सा अटक जाते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्जन पे जाकर चेक करो। यानी कि ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? साइंस की किस शाखा के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो एग्ज़ाम आने में आपका अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जल्दी ही आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप इस बात के ऊपर बिल्कुल इग्नोर रखें, इस बात को कि एग्ज़ाम कब होंगे। आप बस एक टारगेट रखें कि आपको डेली इतना सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आपके साथ कहीं वो वाली बात ना हो जाए जो कछुए और खरगोश वाली हुई थी कि भाई देख लेंगे का मतलब देख लेंगे होता है। आप फॉलो करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके हमारे मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको प्रीमियम जो हमारी सर्विसेज हैं उसका फ़ायदा बिल्कुल मिल सके। और
कोई और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है किसी सिलेबस के बारे में तो भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।